टॉपिक है हमारा वो है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज मीन्स देनदारी। ठीक है, अकाउंट्स में लायबिलिटीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी लायबिलिटीज के बिना काम नहीं होने वाला। तो अकाउंट्स में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को, देनदारी। ठीक है, देनदारी। और लायबिलिटीज किसे कहा जाता है पहले हम लोग समझ लेंगे प्रॉपरली, इसके बाद ही हम आगे स्टार्ट कर लेंगे। लायबिलिटीज बोला जाता है जो फाइनेंशियल पीरियड होता है, यानी कि फाइनेंशियल के दौरान, यानी फाइनेंशियल पीरियड किसको बोला जाता है, अप्रैल टू मार्च, यानी कि 1 ईयर को किसको कहा जाता है, 1 ईयर। यानी फाइनेंशियल पीरियड होता है आपका 1 ईयर का, 1 साल का जो फाइनेंशियल पीरियड जिसे कहा जाता है। कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी लेन देन होता है, ठीक है, और जो भी लायबिलिटीज, मतलब इसके बीच में इस अंतराल के बीच में जो भी आपने लोगों का देना है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका लायबिलिटीज कहलाता है। अब लायबिलिटीज भी अलग अलग होती है। लायबिलिटीज मतलब देनदारी, आपने देना है। अब लायबिलिटीज आप लायबिलिटीज जो होती है वो कैश के थ्रू भी दे सकते हो, समझ में आ गया, एसेट्स पे भी दे सकते हो और सर्विस भी दे सकते हो। वो कैसे है, यानी लायबिलिटीज जो है, माना हमने बैंक से लोन ले लिया एग्जांपल के लिए, तो लोन क्या है हमारा, लायबिलिटीज है, समझ में आ गया। अब लायबिलिटी हमारी क्या है, लोन देना हमारी लायबिलिटीज है, क्लियर हो गया। अब लायबिलिटीज में हम उसको चुकाने के लिए कैश दे सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और एसेट्स यानी सामान भी दे सकते हैं, समझ में आ गया। तो लायबिलिटीज को देने के लिए तीनों में से कोई भी चीजें आप दे सकते हो। क्या क्या बताया, कैश भी दे सकते हो, समझ में आ गया, यानी कि चाहे मैंने आपसे उधार ले लिया एग्जांपल के लिए, मैंने पैसा लिया लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको, अब मेरे पास क्या बचता है, या चलो छोटा सा एग्जांपल है, मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया, अब बैंक को मेरे पास लोन देने के लिए वापस नहीं है पैसा एग्जांपल के, तो बैंक क्या करेगा, या तो मेरी गाड़ी लेके चला जाएगा या फिर मेरा घर नीलाम कर देगा, तब जाके पैसा निकालेगा, समझ में आ गया। यानी कि सर्विस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं लायबिलिटीज में, कैश भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम लोग एसेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि लायबिलिटीज जो होती है वो देनदारी होती है और हमें देना होता है वापस, लेकिन वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, समझ में आ गया। लिखने का हमारा बाद में, पहले हम पूरा समझ लेंगे। तो लायबिलिटीज मैंने आपको समझाया कि लायबिलिटीज जो होती है वो हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर्स के लगभग या उसके बाद, वैसे लायबिलिटी जो होती है फाइनेंशियल के अंडर या फाइनेंशियल पीरियड के बाद तक का भी जो देनदारी होती है वो आपका सारा जो भी देनदारी होती है वो सारा आपका लायबिलिटीज के अंडर आ जाता है, क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला साथ में कि हम लोग कैश भी दे सकते हैं, एसेट्स भी दे सकते हैं और क्या बताया, सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार की हमारी लायबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी क्या, करंट लायबिलिटीज, कौन सी बताया, करंट लायबिलिटीज। सेकंड होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड क्या होती है हमारी, कंटिजेंट लायबिलिटीज। पहली बार सुना आप लोगों ने कंटिजेंट लायबिलिटीज का, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा है वो कंटिजेंट लायबिलिटीज होती है। तो थ्योरी क्लास में यही बेनिफिट्स होता है, आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। तो जो करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज बोला जाता है जो फाइनेंशियल पीरियड के दौरान, यानी कि 1 ईयर के लगभग, यानी 1 साल के अंतराल में, 1 साल के बीच में जिस लायबिलिटीज को आपको देना ही देना होता है, मतलब ये नहीं कि देना है, नहीं, देना ही देना होता है, ठीक है, वो लायबिलिटीज क्या कहलाती है, आपकी करंट लायबिलिटीज, समझ में आ गया। 1 साल के बीच में आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटीज। अब वो क्या होता है, जैसे आपका इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, आपका अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल में आपका सारी चीजें आ जाती है, यानी कि रेंट हो गया, माना मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मैंने रेंट में दुकान ले रखी है या मैंने रेंट में कोई बिल्डिंग ले रखी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंट जो है देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को देना ही देना है, ठीक है, कि कब देना है, फाइनेंशियल ईयर के दौरान। हो सकता है आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक नहीं दे पाए, लेकिन 5वें महीना 6वें महीना तो देना ही पड़ेगा, समझ में आ गया। अदरवाइज वो बोलेंगे खाली करो भाई, निकलो यहां से, समझ में आ गया। दूसरा कि मैंने किसी से सामान खरीद लिया, यानी किसी पार्टी से मैंने परचेस करा,
समझ में आना, मैं बीच में पूछूंगा भी आप लोगों को, इसलिए माइंड यहीं पे रखना, ठीक है। ये क्लियर होगा कि मैं आपको पूछूंगा ही पूछूंगा, ये डन है, तो इसलिए ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने कि करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज में क्या बताया, जो क्या होता है ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 ईयर के दौरान के अंतराल यानी कि 1 साल के बीच में जिसको हमें पेमेंट करना ही करना होता है, वो क्या कहलाता है आपका करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज किसे बोलते हैं, देनदारी, यानी जो हमें लोगों का पैसा देना होता है, और वो हम पैसे के रूप में दें, सामान के रूप में दें, या फिर सर्विस के रूप में दें। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है पैसा ही दो वापस, नहीं आपके पास तो आप उसकी जगह पे कुछ और प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा अकाउंट्स पेएबल में आ जाता है, आपका अकाउंट्स पेएबल में बोला जाता है कि जो क्या होता है अकाउंट्स का, यानी कि हमने सामान परचेज करा किसी से, तो मैंने वो पेमेंट करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि माना मैंने किसी से सामान ले लिया, मैं उसको 2 साल बाद पेमेंट करूंगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या होता है, माना मैंने लैपटॉप आज खरीदा 55,000 रुपए का मैंने लैपटॉप खरीद लिया, 55,000 का मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया। अब मैं उस लैपटॉप की कीमत जो 55,000 का मैंने जो खरीदा, और मैं उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद दूंगा माना उस पैसे को, तो कितना नुकसान कर दिया मैंने उसका। एक तो 55,000 का जो लैपटॉप है वो एक आफ्टर 1 ईयर जो है उसकी कीमत हो सकता है 60,000 हो जाए। बेचा कितने मैंने 55,000 में। अब अगली बार अगर वो 1 साल बाद पेमेंट दे रहा है, तब तक उसकी लैपटॉप में दोबारा अगर खरीदूंगा उस लैपटॉप को नया बेचने के लिए, तो उस लैपटॉप की वैल्यू कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो मैं तो कितने में खरीदूंगा 60,000 में। दिया किसने उसने मेरे को 55,000, खरीद कितने में रहा हूं 60,000, तो 5,000 का लॉस तो मैं यहीं पे खा गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि अगर मैं 1 साल बाद वो मेरे को पैसा दे रहा है तो वो पैसे की वैल्यू डाउन हो जाएगी, यानी कि मैं जो है तब तक हो सकता है उस पैसे से 2 या 3 लैपटॉप खरीद के बेच सकता था, है ना। तो मेरा बिजनेस पे असर पड़ा ना उस चीज का, तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया देखा जाए इस सिस्टम से। तो यानी कुल मिलाकर के आपको जो है करंट जो भी है करंट लायबिलिटीज में आपको जो जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसको भी तुरंत पेमेंट देना है। क्लियर हो गया। रेंट देना है, सैलरी देनी है, ये सारा आपका किसके अंडर आता है अकाउंट्स पेएबल। अब ऐसा नहीं हो सकता कि माना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको हम सैलरी रोक रहे हैं, 1 महीने की सैलरी रोक दी, 2 महीने की सैलरी रोक दी, 3 महीने की सैलरी रोक दी, 4थे महीने में तो बोलेगा भाई या तो सैलरी दो या फिर हम आंदोलन करते हैं। समझ में आ गया। तो या फिर काम छोड़ के जाते हैं तो होगा, तो यहाँ से सारी कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको मंथ टू मंथ सैलरी पेड करनी पड़ेगी। तो वो सारा लायबिलिटीज है, यानी देनदारी है ना आपकी। तो क्या बताया, सैलरीज आ गई, परचेज यानी कि जिससे हम सामान कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर जो क्रेडिटर है उससे उसको हमें पेमेंट करना है ना, वो सारा क्या कहलाएगा आपका अकाउंट्स पेएबल। ओके। थर्ड आता आपका शॉर्ट टर्म लोन। हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया, कुछ टाइम तक के लिए हमने लोन लिया, यानी कि साल भर के लिए हमने लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, हमने कर्जा लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है, अभी शॉर्ट टर्म लोन को हम लोग और क्लियर करेंगे, थोड़ा सा हम समझ। शॉर्ट टर्म लोन मैंने 1 साल के लिए दिया, तो 1 साल में मुझे उसको चुकता करना ही करना है। समझ में आ गया। तो वो मेरी करंट लायबिलिटीज के अंडर आ जाता है, यानी कि साल भर के अंदर अंदर मुझे वो पेमेंट करना है, इसलिए वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। सैलरी भी करंट लायबिलिटीज के, क्योंकि महीने मंथ टू मंथ मुझे पेमेंट करना हो सकता है, 1 मंथ डिले हो जाए, कभी हो जाता है, कंपनी लॉस में जा रही है तो डिले करना पड़ता है, हो जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 6-6 महीने 8-8 महीने सैलरी लगाएगा, उसका कैसे चलेगा परिवार, बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका उसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन, मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म लोन हम अगर ले रहे हैं तो वो भी हमें पे क्या करना पड़ेगा, अंडर 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आता है करंट लायबिलिटी। 4th नंबर होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है कि जब हमारे अकाउंट में माना 10,000 है, कितना है 10,000, तो बैंक हमारे अकाउंट में 10,000 है, तो हम लगभग 20 to 25,000 तक बैंक से ले सकते हैं, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। समझ में आ गया। यानी बैंक हमारे जो जितना अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में जमा है, बैंक हमें जो है उससे दोगुना लगभग हमें एज अ लोन होता है वो। समझ में आ गया। वो भी एक शॉर्ट टर्म लोन समझ लो उसको, एज अ लोन, यानी कि आप अर्जेंट आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके ओवरड्राफ्ट लगा सकते हो, और बैंक आपको
10,000 आपके अकाउंट में जमा है तो 20 से 25,000 रुपए के लगभग आपको जो है पेमेंट कर सकता है, जिससे आपका काम चल जाएगा। पर लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको उसका, अगर 25,000 रुपए आप दे रहे हैं बैंक, ले रहे हैं बैंक से, तो 25,000 रुपए का क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सामान्य इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और जो आप मेन प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी है, यानी कि जो मेन अमाउंट है वो तो खैर देना ही देना है, पर लेकिन क्या है, इंटरेस्ट भी साथ में देना है, तो उसे कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी आपका ऐसा नहीं कि आप 2 साल के लिए ले लो उसको, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा होता है कि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए आप ले सकते हो, यानी कुल मिला के अंडर 1 ईयर के अंदर अंदर आप इसको पेमेंट करना होता है। तो करंट लायबिलिटी समझ में आ गया हमारे। तो करंट लायबिलिटीज में आपका सैलरी आ गया, ठीक है, डिविडेंड अकाउंट्स आ गया, आपका क्या बोलते हैं इसका नाम, रेंट आ गया, ठीक है, ये सारा आपका बैंक इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन पेएबल, और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट समझ में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताया मैंने कि बैंक जितना आपके अकाउंट में जमा है, आप उससे डबल के लगभग आप जो है पैसा बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हो, ताकि आपको शॉर्ट टर्म काम चल सके। समझ में आ गया। तो ये था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है। अब आता है आपका सेकेंडरी जो होता है, वो है हमारा लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जो होता है वो होता है जो आपका आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जिसको आप चुका सकते हो। भाई लायबिलिटीज तो क्लियर है कि देनदारी है, समझ में आ गया। लायबिलिटीज क्या है, देनदारी है। अब देनदारी है, लेकिन हमने क्या बोला कि आपका जो 1 साल के बाद वाला जो लोन, 1 साल के बाद वाला जो लायबिलिटीज है वो आपका क्या कहलाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाता है। तो उसके अंदर आ जाता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ सामान, फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, कोई सामान खरीद लिया, यानी कोई मशीनरी खरीद ली, तो होता क्या है कि उस टाइम तो उसमें टैक्स कम पड़ता है, लेकिन मतलब उस टाइम कम रहता है उसमें टैक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसमें जो है टैक्स ज्यादा हो जाता है। उसको हम अभी डीपली क्लियर करेंगे। यानी कोई सामान हमने खरीद लिया तो उसका उस टाइम कम दिखाएगा उसमें टैक्स, लेकिन बाद में उसमें जो है टैक्सेस बढ़ जाता है, ज्यादा दिखा देता है। समझ में आ गया। तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल क्या होता है, बॉन्ड्स पेएबल क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कर्जा लेने के लिए, यानी कि लोन लेने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने बॉन्ड बेचती है। क्या करती, बॉन्ड बेचती है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए, समझ में आ गया, कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए। अब ज्यादा पैसा चाहिए तो फॉर एग्जांपल वो क्या करती है, पब्लिकली उसको क्या कर देती है, अपने बॉन्ड सेल के लिए डाल देती है। तो जो उन बॉन्ड को खरीदेगा, माना किसी ने 1 लाख का बॉन्ड खरीद लिया, किसी ने 20,000 के बॉन्ड खरीद लिए, किसी ने कुछ, यानी कि पब्लिक क्या कर रही है, आपको पैसा दे रही है, आपके बॉन्ड परचेज कर रही है, और बॉन्ड परचेज करने के बाद पब्लिक आपको क्या कर रही है, पेमेंट दे रही है। तो जब पब्लिक आपको पेमेंट दे रही है, तो यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको एज अ इंटरेस्ट के रूप में जो है पैसा किसको देगी, जो उस बॉन्ड को परचेज कर रहा होगा। तो देखा जाए तो वो भी क्या है, आपका एक लोन है। समझ में आ गया। तो कंपनी क्या कर रही है, एक हिसाब से लोन ले रही है, ठीक है। किससे ले रही है, पब्लिकली नहीं, कोई भी हो सकता है उसमें। समझ में आ गया, जिसने उस बॉन्ड को परचेज करा। क्लियर हो गया। तो उसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देनी ही देनी है, साथ में आपको 5 साल का है, 3 साल का है, जितने टाइम तक का होगा उस हिसाब से क्या होगा, बैंक कंपनी आपको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, साथ साथ में प्रिंसिपल के अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पेड करोगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म लोन है ना, देखा जाए तो ये आपका क्या आता है, आपका इस तरह से कैपिटल लीजेस, यानी कि आपका क्या होता है, जो मशीनरी ले ली हमने और वो हमने रेंट में ले ली, ठीक है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए ले ली, ठीक है। अब 5 साल और 6 साल के लिए ले ली तो होगा क्या कि उसकी जो मशीन की जो वैल्यू होगी 5 साल के लिए, 6 साल की, चलो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए लेके चलते हैं। गाड़ी है, गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ी लेते हैं हम लोग, गाड़ी लेते हैं हम 4-5 साल तक उसका लोन हिसाब करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाड़ी हमारी अपनी हो जाती है, गाड़ी हमारी
अपनी हो जाती है। समझ में आ गया? उसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप परमानेंटली रेंट समझो उसको या जो भी समझो, ठीक है, वो देते हो आप, लेकिन 5 या 6 साल बाद क्या हो जाती हो आपकी अपनी, मतलब है वो आपकी ही, लेकिन कैसे जा रही है? है आपकी लायबिलिटीज भी है वो और कैपिटल एसेट्स भी है वो। समझ में आ गया? लायबिलिटीज भी है और क्या है? एसेट्स भी है। तो लायबिलिटीज क्या है? कि देनदारी भाई आपको देना ही देना है, पर मंथ देना है। समझ में आ गया? और क्या है? एसेट्स भी है, आपका भी है वो। समझ में आ गया? तो वो क्या कहलाता है आपका? कैपिटल लीजेस। और आता आपका डिवेंचर, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसका आपको भी नहीं पता। समझ में आ गया कि क्या होने वाला है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो भविष्य में घटित हो सकती है। समझ में आ गया? जो फ्यूचर में घटित हो सकती है। समझ में आ गया? अब ये तो आपको पता है कि मैंने गाड़ी खरीदी, पैसा देना है, लायबिलिटीज है। समझ में आ गया? और ये आपको सारी चीजें पता है कि क्या है, क्या होने वाला, सब ओके है। यानी कि आपने गाड़ी खरीदी, आपको लायबिलिटीज है, आपकी देनी है, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है जी, आपकी लायबिलिटीज है, पैसा देना है, डन है ना। आपने रेंट देना है, आपने सैलरीज देनी है, आपने जिससे सामान खरीदा उसको पेमेंट देना है, सारा लायबिलिटीज है। ओके, तो ये आपको पता है। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटीज एक ऐसी लायबिलिटीज है जिसका आपको नहीं पता हो सकता है, और ये भविष्य में कितना लायबिलिटीज बढ़ती आपकी आपको भी नहीं पता। तो उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है आपका प्रोडक्ट वारंटीज। प्रोडक्ट वारंटी, आपने सामान सेल करा, ठीक है, अब आपको भी नहीं पता कि वो खराब हो सकता है, पता नहीं है, हो सकता है वो खराब हो जाए, हो सकता है ना हो। मैंने लैपटॉप सेल कर दिया एग्जांपल के लिए, मेरी कंपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि साल भर की वारंटी इस प्रोडक्ट पे है। समझ में आ गया? अब वो क्या हो गया कि लैपटॉप मैंने सेल कर दिया, मैंने 100 लैपटॉप सेल कर दिए। अब 100 लैपटॉप में सेल कर दिया, लेकिन क्या हुआ, उसमें से 10 लैपटॉप मेरे खराब हो गए एग्जाम्पल के लिए। तो अब क्या है, मेरी तो लायबिलिटीज है ना, ये देनदारी हो गई ना देखा जाए, पर मुझे भी नहीं था ना पता कि कितने होते हैं। मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं कि हो सकता है 1 होता, हो सकता है 4 होता, और यहाँ तो 10 हो गए। समझ में आ गया? किसी की हार्ड डिस्क खराब हो गई, किसी का मदरबोर्ड खराब हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है कि तो टेक्निकल चीजें हैं। अब टेक्निकल चीजें हैं तो कोई इसके अंदर बैठा नहीं जाता, कोई किसी भी चीज के लिए कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये कितना टाइम तक चल सकती है। ठीक है, लाइट ओवर हो गई तो जल सकता है, ठीक है, बिजली कड़क गई तो जल सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जलने के या खराब होने के, या फिर वो पार्ट्स बहुत ज्यादा हीटअप हो गया तो वो पार्ट्स जल गया, बहुत सारी चीजें होती है, या करंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, कई चीजें होती है इसमें, ठीक है ना। तो यानी कि हमें भी नहीं ना पता कि भाई ये कब खराब हो जाए। तो ये कैसी है, जो फ्यूचर में घटित हो सकती है। ये ऐसी लायबिलिटीज है जिसका आपको भी नहीं पता कि ये इन फ्यूचर जो है लायबिलिटीज बन सकती है हमारी। समझ में आ गया? तो ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट वारंटी। तो प्रोडक्ट वारंटी क्या हमारी एक कंटिजेंट लायबिलिटीज है। कौन सी बताई मैंने? कंटिजेंट लायबिलिटीज कौन सी हो जाती है और किसको कहा जाता है? जिसका इन फ्यूचर जो हमारी लायबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर में, हमें भी नहीं पता। ठीक है, अगला आपका आता है सेकंड, लॉ सूट्स। लॉ सूट्स में क्या होता है? लॉ सूट्स में आता आपका कि लॉ यानी कि कानून। अब ये क्या है, माना हमारे कोई केस चल रहा है, समझ में आ गया, कोई केस चल रहा है, अब वो केस कब तक चलता है नहीं पता, हो सकता है कि वो केस जो है 1 महीने में खत्म हो जाए। समझ में आ गया? हो सकता है वो क्या केस क्या हो जाए, 1 महीने में खत्म हो जाए, तो हमारा 1 महीने की लायबिलिटीज रहेगी। और हो सकता है वो 4 साल तक चलता रहे, तो हमें क्या है, एडवोकेट की फीस तो देनी है ना भाई, है ना। अब एडवोकेट की फीस कब तक देनी है? 4 साल तक, 3 साल तक, 6 साल तक, जब तक केस चलता रहे। तो क्या आपको पता है इस लायबिलिटीज का? नहीं। तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है? कंटिजेंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है, जिसका आपको भी नहीं पता होता कि फ्यूचर में ये लायबिलिटीज कब तक चल सकती है, कब तक बढ़ सकती है। गाड़ी खरीदी, गाड़ी का हमें पेमेंट करना है, ठीक है, 3 साल की किस्त है जी, 4 साल की किस्त है, 4 साल की लायबिलिटी से उसके बाद खत्म,
क्लियर है? हमने अपना बजट बना के रखा हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और है, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में क्या हुआ, माना हम कोई एम्प्लॉय काम करते करते कुछ प्रॉब्लम आ गई, यानी कि वो डेथ हो गई उसकी, ठीक है, कब? ऑन ड्यूटी डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई कंपनी को तो उसका क्या देना पड़ेगा? हाँ जी, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा ना कंपनी को। तो कंपनी को तो नहीं था ना पता कि भाई ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, या हमारी कंपनी में हमारी कंपनी चल रही है और हमारी कंपनी में क्या हो गया, अचानक से कुछ ऐसा आ गया कि हमारी कंपनी के कोई पार्ट्स खराब हो गए एग्जांपल के लिए, या कुछ भी चीजें, या आग लग गई, या कुछ भी चीजें हो सकती है। तो ये ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनका फ्यूचर में हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, और ऐसे लायबिलिटीज को बोला जाता है कंटिजेंट लायबिलिटीज, जिसका एग्जांपल हमने दिया कि प्रोडक्ट वारंटीज होती है, जिसका हमें भी नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट कब तक चल सकता है और कब इसकी वारंटी, यानी कब इसका पार्ट खराब हो सकता है, और जब पार्ट्स खराब होगा तो हमारी ये लायबिलिटीज है। हमने कस्टमर को बोल रखा है कि हमने 1 साल की वारंटी देनी है, इस बीच में अगर खराब होता तो हम आपको क्या देंगे? प्रोडक्ट चेंज करेंगे। तो प्रोडक्ट हम चेंज करेंगे, माना तो भाई हमारे तो पैसा जा रहा है ना, सिंपल सी बात है। माना उस लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब हो गया, अब वो मदरबोर्ड 10,000 रुपए का मुझे पड़ रहा है, तो मैं 10,000 रुपए तो मेरी जेब से जा रहा है ना, मेरी कंपनी से क्या रहा है 10,000 रुपए, तो लायबिलिटीज बढ़ रही है फालतू की, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? लायबिलिटी। दूसरा मैंने क्या बताया? लॉ सिट्स। लॉ सिट्स में क्या बताया कि भाई हमने इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि हमें कोई अचानक से कोई बात हो गई और उसका केस चलने लग जाए, और केस का कोई भरोसा नहीं है, केस कब तक चलता है। मैंने बोला कि हो सकता है पहली बार ही हमारा क्लियर हो जाए, हो सकता है हमारा 6 साल 7 साल तक चलता रहे। तो यानी जब तक वो केस चलता रहेगा तब तक जो है हमें जो एडवोकेट है उसकी केस हियरिंग की पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो समझ में आ गया? फर्स्ट बताया क्या? करंट लायबिलिटीज, जो क्या होता है, हाँ 1 ईयर के अंदर अंदर जो है जिसको हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, उसको आपको बोला जाता है करंट लायबिलिटीज। सेकंड आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाता है जो क्या होता है? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हम उसको पेड कर सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक हम उसको पेड कर सकते हैं, तो आपका नॉन करंट असेट्स आ जाता है। और थर्ड आता है आपका कंटिजेंट लायबिलिटीज। कंटिजेंट लायबिलिटीज बोला जाता है किसको? जो क्या होता है, जो फ्यूचर में हो सकता है, हमें भी नहीं पता होता है, और ये लायबिलिटीज कब तक होती, कितनी होती, इसका हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटीज के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन करना किसी ने? ठीक है।